सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 14 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में संशोधित भारत नेट परियोजना को राज्य व्यापी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा पंजाब। तो संशोधित भारत नेट परियोजना ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य है देश के सभी ग्राम पंचायतों को किफायती और हाई स्पीड वाली ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना यानी कि इंटरनेट देना। एक लाइन में बोलूं तो ग्रामीण भारत में डिजिटल पहुंच को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और अभी पंजाब ये भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने पूरी सीमा में इस योजना को लागू कर दिया है। देखो, भारत नेट परियोजना है ना, इसकी शुरुआत अक्टूबर 2011 में हुई थी और जब इसे मूल रूप से नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से इसको शुरू किया गया था। फिर ये बात है जुलाई 2015 की, जब इसे संशोधित कर भारत नेट कर दिया गया। तो उसी संशोधित भारत नेट परियोजना की हम बात कर रहे हैं। अब बात यहाँ पे हो रही है पंजाब की, तो ले चलते हैं पंजाब। ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल चंडीगढ़ हो गई है, मुख्यमंत्री भगवंत मान, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। आपको बताए 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का पांचवा राज्य पांचवा हर घर जल राज्य बना था पंजाब। दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब। मात्र मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? पंजाब। पंजाब सरकार ने महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत भी शुरू किया था। होला मोहल्ला त्योहार मनाया गया। सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा पंजाब की बनी। पंजाब सरकार किस वन्यजीव अभयारण्य में राज्य की पहली तेंदुआ सफारी स्थापित करेगी? झज्जर बचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया? पंजाब के फजलका में। मुख्यमंत्री सेहत योजना ये भी शुरू हुई यहाँ पे। और दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक थे फौजा सिंह, पंजाब से थे। पगधारी बवंडर के नाम से प्रसिद्ध थे, निधन हो गया। और बैलगाड़ी दौड़ और कबूतर दौड़ जैसे विरासत खेलों पर से 28 साल पुराना प्रतिबंध फिर से हटा दिया गया। किशोर कानून अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को न्यायिक पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य भी पंजाब बना था। ठीक है, तो ये सब करंट अफेयर्स के प्रश्न इसी साल करंट पंजाब से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डैश कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा शैलेश चंद्रा। तो ये जो संस्था है, जैसे आप बोलोगे ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डैश कंस्ट्रक्शन डे ऑटोमोबाइल, ये क्या है? ये एक मोटर व्हीकल निर्माताओं का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना होती है 1919 में पेरिस में। इसका मुख्यालय आपको पेरिस फ्रांस में मिलेगा। और अभी इसके प्रेसिडेंट बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं शैलेश चंद्रा। तो ये प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुख्यालय कहाँ बताया मैंने आपको? पेरिस में। तो यहाँ से शैलेश चंद्रा का नाम आपको ध्यान रखना है। वैसे कुछ और नियुक्तियां अपॉइंटमेंट्स में आपको रिवाइज कराऊं तो आरपीएफ की पहली महिला प्रमुख बनी थी सोनाली मिश्रा। एलआईसी के एमडी सीईओ आर दुर्रे स्वामी। राष्ट्र वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष बने नितिन गुप्ता। एरडाई के नए अध्यक्ष बने अजय सेठ। संसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक संजय सिंघल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर ए राजराजन। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ संजू गुप्ता बने इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला एमडी सीईओ बनी प्रिया नायर। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता। गोवा के राज्यपाल अशोक गजपति राजू। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष अभिजात सेठ बने। और क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अध्यक्ष बने एस राधा चौहान, इनका नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 नवंबर को। तो हर साल 12 नवंबर को नेशनल पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं 12 नवंबर को ही? क्योंकि इसी दिन यानी कि 12 नवंबर 1947 1947 को महात्मा गांधी जी ने नई दिल्ली स्थित ऑल इंडिया रेडियो केंद्र से देश को संबोधित किया था। किससे संबोधित किया था मुख्य रूप से? तो आजादी के बाद पाकिस्तान से आए विस्थापितों को, शरणार्थियों को संबोधित किया था। और ये एकमात्र या कह दो पहली बार या एकमात्र ऐसा अवसर था जब महात्मा गांधी जी ने किसी रेडियो स्टेशन का दौरा किया हो। अच्छा, ये तो राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस है। एक राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भी होता है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, वो हम मनाते हैं 23 जुलाई को। दोनों में अंतर ध्यान रखना।
वैसे 12 नवंबर को अभी हमने वर्ल्ड निमोनिया डे के रूप में भी मनाया है, निमोनिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, वर्ल्ड निमोनिया डे। तो देखें एक बार फिर से नवंबर में कौन कौन से दिवस मना लिए। 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे, 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, और 10 नवंबर को एक तो विश्व टीकाकरण दिवस होता है और वर्ल्ड साइंस डे भी मनाया। बाकी 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और अभी 12 नवंबर को एक तो विश्व निमोनिया दिवस और राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, तो अभी तक के ये सारे डेज ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हर साल अर्थशॉट पुरस्कार कितनी श्रेणियों में कैटेगरी में दिया जाता है। तो आंसर होगा 5 में। तो अभी अर्थशॉट पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है और ये एक वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार है। अर्थ से समझ में आ रहा है, पर्यावरण से संबंधित ये एक पुरस्कार है। हर साल 5 विजेताओं को ये दिया जाता है। इसकी शुरुआत सन 2000 में प्रिंस विलियम ने की थी, पहली बार 2021 में दिए गए थे। और इसका उद्देश्य है ग्रह की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधानों को खोजना और उनका समर्थन करने के लिए नवीन समाधानों को खोजना। और इसमें हर विजेता को 1 मिलियन पाउंड की पुरस्कार राशि मिलती है। कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? हमने कहा 5 कैटेगरी में, 5 श्रेणियों में। कौन कौन सी है वो? प्रकृति की बहाली और संरक्षण, वायु स्वच्छता, महासागर पुनरुद्धार, अपशिष्ट मुक्त जीवन और जलवायु कार्रवाई। अभी 2025 के लिए इसके 5 विजेताओं की घोषणा की गई। कहां पर? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। कौन कौन है वो 5 विजेता? एक तो ब्राजील की एक कंपनी है री डॉट ग्रीन, इसको दिया गया अमेजन वर्षा वनों के संरक्षण के लिए। और द सिटी ऑफ बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है और इसी को प्रदूषण कम करने और वायु की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए दिया गया। द हाई सीज ट्रीटी, इस संधि को समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए, इसके योगदान के लिए दिया गया। और लागोस फैशन वीक को, इस फैशन इवेंट को अपशिष्ट मुक्त विश्व का निर्माण श्रेणी में उसके टिकाऊ फैशन पहलों के लिए ये सम्मान मिला। और एक मैत्री है, मैत्री ये बांग्लादेश का एक एनजीओ है, उसे प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिए ये अर्थशॉट पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये अर्थशॉट पुरस्कार था, 5 कैटेगरी में दिए जाते हैं। कौन कौन 5 कैटेगरी है अभी सब मैंने आपको बता दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि आयरलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो आंसर होगा कैथरीन मार्टिन कॉनोली। तो कैथरीन मार्टिन अभी आयरलैंड के ये 10वें नंबर के प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और आप कह सकते हो ये एक महिला है, तो आयरलैंड की ये तीसरी महिला प्रेसिडेंट बनी है। उन्होंने माइकल डी हिंगिस का स्थान लिया। माइकल डी हिंगिस कई बार पढ़ चुके हैं इनके बारे में जब भी आयरलैंड की हम बात करते हैं। 2011 से 2025 तक 14 सालों तक आयरलैंड के ये प्रेसिडेंट रहे। तो अब नई प्रेसिडेंट बनी है कैथरीन मार्टिन, इनका नाम है, ध्यान में रखना। कहाँ से है वैसे ये, मतलब कहाँ की बात हो रही है? आयरलैंड की बात हो रही है। तो ले चलते हैं आपको आयरलैंड पहले। ये रहा मैप में आयरलैंड। देखो आयरलैंड की कैपिटल डबलिन होती है और करेंसी यूरो हो गई। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? माइकल मार्टिन है। और अब राष्ट्रपति कैथरीन मार्टिन हो गई है। बड़ा आसान होगा, देखो दोनों के सरनेम में या दोनों के नाम में मार्टिन मार्टिन आ रहा है। अब कुछ इसी तरह के इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स जहां कुछ अभी प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बने वो वाले रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी साने ताकाइची, सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी, मेडागास्कर के प्रधानमंत्री फोर्टुनाट रुफिन, मेडागास्कर के प्रेसिडेंट कर्नल माइकल रेंड्रिया निरेना, और नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री इंतरिम बनी थी सुशीला कार्की। नॉर्वे के फिर से प्रधानमंत्री बने जोनास कहर। फ्रांस में नए प्रधानमंत्री सेबस्टियन लेकॉर्नु। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नबेराकुल। जमैका के नए प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस। लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री इंगा रुगिनियन। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर कर्लिंग्स। और रोमानिया के नए राष्ट्रपति निकुसोर डैन। सूडान के प्रधानमंत्री कामिल इद्रिस। और साउथ कोरिया के 14वें राष्ट्रपति अभी बने ली जेम्यूंग। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। पुर्तगाल के प्रेसिडेंट करोल नवरोकी इनका नाम है। और बमन देश के प्रधानमंत्री सलीम साब्रे।
ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट्स हैं सारे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट वाले, अभी लेटेस्ट जो मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी अक्टूबर 2025 माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो आंसर होगा सेन्नुरान मुत्तुस्वामी को। तो अभी अक्टूबर 2025 महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया सेन्नुरान मुत्तुस्वामी को। ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। उसी तरह से वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया किसे? लॉरा वेलवार्ट को। ये भी साउथ अफ्रीका से हैं। साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है वैसे ये। बाकी आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना होती है 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई यूएई। सीईओ अभी नए बने संजू गुप्ता इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय हैं। चेयरमैन जय शाह हो गए। ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में घोषित छठे नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024 में बेस्ट स्टेट का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी छठे नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024 में बेस्ट स्टेट का पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया गया। हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं कौन? CR पाटिल, उन्होंने ही इन पुरस्कारों की भी घोषणा की है। और इन्हें अभी 18 नवंबर 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में ये जो पुरस्कार हैं ये दिए जाएंगे किसके द्वारा? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इसमें 10 श्रेणियों में टोटल 46 विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। तो हमने यहाँ पे बात करी है बेस्ट स्टेट कैटेगरी की, तो इसमें पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, फिर हरियाणा है। वहीं सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय की बात करेंगे तो इसमें प्रथम स्थान पे नवी मुंबई है। तो ये जो पुरस्कार है ये वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट में बेहतरीन काम करने वाले व्यक्तियों और इंस्टीट्यूशंस को एनकरेज करने के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पे आपको महाराष्ट्र तो लेकर के चलूंगा, लेकिन जैसे कि यहाँ पे जल पुरस्कारों की बात हुई है तो इसी तरह से जल से संबंधित कुछ प्रश्न है मैं आपको कराऊंगा। अगर बात करते हैं, वर्ल्ड वाटर फोरम 2024 का आयोजन हुआ था 10वां एडिशन बाली इंडोनेशिया में। अब 2027 में होगा 11वां एडिशन सऊदी अरब में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जल संचय जन भागीदारी अभियान शुरू किया था सूरत। और 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का 5वां हर घर जल राज्य बन गया, हमने देख लिया पंजाब। उत्तर प्रदेश सरकार को जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा का इनोवेटिव इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने पानी के संरक्षण के लिए कौन सी यात्रा शुरू की? वाटर शेड यात्रा। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ कहाँ पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। इसके लिए INS गुलदार जहाज को डुबोएंगे। जल स्थिरता सम्मेलन वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 दूसरा एडिशन अभी हुआ नई दिल्ली में। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री सम्मेलन ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन हुआ उदयपुर में। और 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार दिया गया गुंटर ब्लॉशेल को। इनका संबंध वियना से है, तो ये ध्यान रखना। बाकी आप कहोगे यहाँ पे हमने प्रश्न में महाराष्ट्र की बात करी थी, तो महाराष्ट्र भी ले चलते हैं। यार मैप में महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई हो गई है। मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। उसके अलावा अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए होने वाली धोखाधड़ी की गतिविधियों को रोकने के लिए गरुड़ दृष्टि नाम से एक प्रणाली लॉन्च की थी। बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए दिशा अभियान शुरू किया। मारबत महोत्सव मनाया गया नागपुर महाराष्ट्र में। पुतलों की परेड होती है ये। और महाराष्ट्र के राज्यपाल बने थे आचार्य देवव्रत, जो कि गुजरात के गवर्नर हैं। और अभी मोदी जी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण कहाँ किया? मुंबई में। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर दिवंगत लोक नेता दिनकर बालू पाटिल के नाम पे रखा था। और मोदी जी ने भी मुंबई में मुंबई वन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। ये भारत का पहला इंटीग्रेटेड मोबिलिटी एप्लीकेशन है। मेटा प्लेटफॉर्म ने अंडर सी केबल परियोजना जिसका नाम है वाटर वर्थ, उसके लिए भारत में किसे अपना लैंडिंग स्थल चुना? एक तो मुंबई को और एक विशाखापत्तनम को। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि अभी हाल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 37वीं बैठक मॉप 37 जिसको कहते हैं, ये कहाँ पर हुई? तो आंसर होगा केन्या में। तो मॉप 37 क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 37 नंबर की बैठक है। 3 से लेके अभी 7 नवंबर तक हुई। कहाँ? केन्या के नैरोबी में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। उसे ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया। इसका उद्देश्य क्या था? ओजोन परत के क्षरण करने वाले पदार्थों को बैन करना, उन पे प्रतिबंध लगाना।
जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, अब देखा है आपने, जो एसी वगैरह आते हैं, फ्रिज वगैरह आते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल नहीं होता, बैन कर दिया गया। और आपको बता दूं फिर 1989 में, 1987 में तो इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, और फिर 1989 से इसकी रिव्यू बैठक शुरू होती है। मतलब रिव्यू करेंगे हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर चर्चा होगी, और इसे ही हम मॉप कहते हैं। तो इसका जो पहला रिव्यू बैठक हुआ था मॉप 1, वो हेलसिंकी फिनलैंड में हुआ था। अभी 2025 में हम देख रहे हैं मॉप 37 नंबर की रिव्यू बैठक हुई नैरोबी केन्या में, जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है, वहीं पर हुई है। पिछले साल 2024 में मॉप 36 हुआ था बैंकॉक में। ठीक है, ये ध्यान रखना, समझ में आ गया होगा आपको। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओजोन परत ये किस लेयर पे पाई जाती है, तो समताप मंडल हो गया, हिंदी में बोलोगे, अंग्रेजी में बोलोगे तो स्ट्रेटोस्फेयर याद रखना। इसीलिए तो, और ये ओजोन लेयर क्या करती है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को धरती पर आने से रोकती है। और ओजोन डे आप कब मनाते हो, 16 सितंबर को मनाते हो। बाकी देखो, केन्या में इस बैठक का आयोजन हुआ। केन्या, ये रहा मैप में केन्या, अफ्रीकी देश है। कैपिटल नैरोबी होगी, करेंसी है केन्यन शिलिंग, और प्रेसिडेंट है विलियम रूटो। हमने कहा ये नैरोबी में भी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने केन्या को ट्रिपेनोसोमियासिस यानी कि निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित कर दिया था, और ये उपलब्धि हासिल करने वाला केन्या 10वां देश बना था। ये जो स्लीपिंग सिकनेस है किससे होता है, प्रोटोजोआ से, परजीवी से, जिसका नाम है ट्रिपेनोसोमा बुसेई, और इसका वाहक वेक्टर होता है सीसी फ्लाई। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी विनबेक्स 2025 अभ्यास कहाँ पर हुआ, तो आंसर होगा वियतनाम में। हम बात कर रहे हैं विनबेक्स अभ्यास की। देखो, वी मतलब वियतनाम हो गया, IN मतलब इंडिया हो गया, और ये बायलैटरल एक्सरसाइज हो गया। छठा एडिशन हुआ, अभी 11 नवंबर को शुरू हो गया, 29 नवंबर तक चलेगा। भारत और वियतनाम के बीच में होता है ये। अभी कहाँ पे हो रहा है, अभी कहाँ पर हो रहा है, हनोई वियतनाम में। इसका पहला एडिशन 2018 में हुआ था जबलपुर MP में। लास्ट जो 5वां एडिशन था 2024 में हुआ था अंबाला हरियाणा में। इस बार हो रहा है ये हनोई वियतनाम में। पहले आप वियतनाम भी देख लो, ये रहा मैप में वियतनाम। कैपिटल हनोई हो गई, करेंसी वियतनामीज डोंग, प्रधानमंत्री हैं फाम मिनचिन, और प्रेसिडेंट हैं लुओंग चुओंग। बाकी कुछ और मिलिट्री एक्सरसाइजेज में आपको रिवाइज कराऊं तो सी ड्रैगन अभ्यास, इसका आयोजन अमेरिका ने किया पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट पर। बहुपक्षीय अभ्यास है, भारत ने भी हिस्सा लिया। डेजर्ट हंट एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया जोधपुर राजस्थान में। खंजर अभ्यास भारत किर्गिस्तान के बीच में हुआ बिश्केक किर्गिस्तान में। वरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ अरब सागर में। कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच में हुआ बंगाल की खाड़ी में। धर्मा गार्जन अभ्यास भारत जापान के बीच में हुआ जापान में। अकीमे अभ्यास एक तरह का नेवल एक्सरसाइज है, पहली बार हुआ भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में हिंद महासागर में। भारत और तंजानिया ने मिलकर के आयोजन किया। प्रचंड प्रहार अभ्यास हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर के आयोजन किया अरुणाचल प्रदेश में। इंदिरा अभ्यास जो कि भारत और रूस के बीच में होता है, और अभी इसका जो नौसैन्य अभ्यास है नेवल एक्सरसाइज, वो चेन्नई तट पर और बंगाल की खाड़ी में हुआ। जो थल सेना अभ्यास है, आर्मी एक्सरसाइज, वो तो राजस्थान में हुआ था अभी। इनक्योस अभ्यास, इसका आयोजन ग्रीस ने किया था, ग्रीस में ही। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2025 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक ये कहां पर आयोजित की गई, तो आंसर होगा कनाडा। तो अभी नवंबर में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन ये कनाडा के नियाग्रा सिटी में किया गया, और भारत की ओर से हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट लिया। अच्छा, G7 में कौन कौन से सदस्य होते हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, अमेरिका। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके इसे लाइक जरूर करना, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है, 15वीं, 15। फिर पूछा मालाबार अभ्यास 2025 का आयोजन ये कहां पर किया जा रहा है, गुआम में। भारत के UPI ने किस देश के बेनिफिट के साथ रियल टाइम सीमा पार भुगतान के लिए समझौता किया, बहरीन। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शेखा नासिर का संबंध है किस देश से, UAE। और भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भाग लेने गई, अंगोला।
भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा चंडीगढ़। विश्व टीकाकरण दिवस मनाया गया 10 नवंबर को। और एशिया का हैप्पीएस्ट सिटी बताया गया टाइम आउट के अनुसार मुंबई को। उसके अलावा भारत के सहयोग से निर्मित हनीमादू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? मालदीव में। और आखिरी प्रश्न था रियल क्राफ्ट पोर्टल किसके द्वारा विकसित या लॉन्च किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के द्वारा। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी होगी? दिल्ली विधानसभा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।